नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज इंडिया और मैं आशु सैनी। तो आइए दोस्तों, देखते हैं आज की ब्रेकिंग न्यूज। मोदी ट्रंप के बीच 35 मिनट की अहम बातचीत, ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान पर खुलकर चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच बुधवार को करीब 35 मिनट तक फोन पर बातचीत हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई थी। सैन्य कार्रवाई रोकने की बात सीधे भारत और पाकिस्तान के बीच दोनों सेनाओं की एग्जिस्टिंग चैनल्स के माध्यम से हुई थी और पाकिस्तान के ही आग्रह पर हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत ने न तो कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी, न करता है और न ही कभी करेगा। इस संवाद का मुख्य फोकस रहा भारत द्वारा संचालित ऑपरेशन सिंदूर और आतंकवाद से जुड़ी हालिया घटनाएं। विदेश सचिव विक्रम मिस्री के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप को ऑपरेशन सिंदूर की पूरी पृष्ठभूमि बताई और साफ किया कि इस सैन्य अभियान का व्यापार से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि भारत ने कभी भी किसी तीसरे देश की मध्यस्थता नहीं मानी है, ना पहले और ना ही आगे ऐसा होगा। प्रधानमंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि सीज फायर पाकिस्तान के आग्रह पर किया गया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि भारत की नीति में कोई नरमी आई है। अब भारत आतंकवादी हमलों को छुपी हुई लड़ाई, प्रॉक्सी वॉर नहीं बल्कि सीधे युद्ध के तौर पर देखेगा और वैसा ही जवाब देगा। उन्होंने ये भी दोहराया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। विदेश सचिव के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी की सभी बातें गौर से सुनी और भारत की आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को समर्थन देने की बात दोहराई। ईरान इजराइल में युद्ध की आधिकारिक घोषणा, खामेनेई बोले अब कोई रहम नहीं। ईरान और इजराइल के बीच जारी तनाव अब खुलकर युद्ध का रूप ले चुका है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने मंगलवार देर रात एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ये साफ कर दिया कि एंग्री थ्रेटनिंग अब जंग शुरू हो चुकी है। यहूदी शासन पर अब कोई रहम नहीं होगा। इस बयान के बाद ईरान ने इजराइल पर 25 मिसाइलें दागी, जिससे ये स्पष्ट हो गया कि अब संघर्ष की बजाय इसे सीधे युद्ध की स्थिति माना जाएगा। पिछले 5 दिनों से दोनों देशों के बीच रुक रुक कर हो रही झड़प अब खुली जंग में बदल चुकी है। अमेरिका की नजर भी इस टकराव पर है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कनाडा से लौटने के बाद व्हाइट हाउस में नेशनल सिक्योरिटी टीम के साथ आपात बैठक की। बैठक के बाद अमेरिका ने मिडिल ईस्ट क्षेत्र में और फाइटर जेट्स तैनात करने का निर्णय लिया है, जिससे आने वाले दिनों में ये युद्ध और व्यापक रूप ले सकता है। अब तक की रिपोर्ट्स के अनुसार इस संघर्ष में ईरान के 224 नागरिकों की मौत हो चुकी है और 1277 से अधिक घायल हुए हैं। वहीं इजराइल में 24 लोगों की जान गई है और 600 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर सीधा निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार में वंशवाद अपनी चरम सीमा पर है। तेजस्वी का आरोप है कि सरकार में 50% मंत्री ऐसे हैं जिनके रिश्तेदार विभिन्न विभागों पर कब्जा जमाए बैठे हैं। उन्होंने व्यंग्य करते हुए कहा कि जीजा और जमाई आयोग बनने के बाद अब मेहरारू आयोग भी बना देना चाहिए। उधर अमरनाथ यात्रा को लेकर एक अहम फैसला लिया गया है। यात्रा के दौरान संबंधित क्षेत्र को नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया गया है। ये यात्रा 1 जुलाई से 10 अगस्त तक चलेगी। बसपा सुप्रीमो मायावती ने केंद्र की जातिगत जनगणना को लेकर सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि ये फैसला विपक्ष के दबाव का परिणाम है। बीजेपी इस कदम के जरिए खुद को ओबीसी हितैषी दिखाने की कोशिश कर रही है। शेयर बाजार में भी आज गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 212 अंकों की गिरावट के साथ 81,583 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 93 अंक गिरकर 24,853 पर आ गया। कनाडा के एल्बर्टा राज्य के कैनास्कस में चल रही G7 समिट में इस बार तीखी बहसों और टकराव का माहौल देखने को मिला। अमेरिका और फ्रांस के राष्ट्रपतियों के बीच तनाव ने समिट का रुख ही बदल दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने तीखे तेवर अपनाते हुए समिट बीच में ही छोड़ दी और अमेरिका वापस लौट गए। इस दौरान ट्रंप ने कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो पर भी जमकर हमला बोला। उनका कहना था कि आज G7 कमजोर होता जा रहा है और इसकी वजह है पुराने दौर के गठबंधनों का टूटना। उन्होंने ये भी कहा कि अगर रूस को G7 से बाहर ना निकाला गया होता तो शायद आज की दुनिया युद्ध के कगार पर ना खड़ी होती।
ट्रंप ने ये भी प्रस्ताव रखा कि G7 को G9 में बदला जाए, जिसमें रूस और चीन को भी शामिल किया जाए। उनके इस सुझाव ने बाकी सदस्य देशों को हैरान कर दिया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने ट्रंप के रवैये पर कटाक्ष किया और कहा कि ट्रंप युद्ध विराम के लिए लौटे हैं। जवाब में ट्रंप ने ट्वीट करते हुए इसे गलत बताया और कहा कि मैक्रो प्रचार पाने के लिए अक्सर गलत बयानी करते हैं। इसी दौरान ट्रंप की कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के साथ भी तीखी बहस की खबरें सामने आईं, जिससे ये स्पष्ट हो गया कि G7 के सदस्य देश अब आपसी सामंजस्य की बजाय टकराव की राह पर हैं। इस बैठक में भारत को गेस्ट कंट्री के तौर पर बुलाया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसमें शामिल होने के लिए कनाडा पहुंच चुके हैं। वो फ्रांस और कनाडा के राष्ट्र अध्यक्षों से मुलाकात करेंगे। लेकिन मोदी का दौरा विवादों से अछूता नहीं रहा। कनाडा के कुछ सांसदों ने मोदी को दिए गए निमंत्रण पर सवाल उठाए हैं। इसके साथ ही खालिस्तानी समर्थकों का विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला। पीएम मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति से होने वाली संभावित बैठक फिलहाल टल गई है, जो कि इस समिट के दौरान एक महत्वपूर्ण अवसर मानी जा रही थी। तो आखिर क्यों नहीं हो पाई ट्रंप और मोदी के बीच बहुप्रतीक्षित मुलाकात? जानिए इस रिपोर्ट में। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच कोई औपचारिक बातचीत नहीं हुई है। दोनों नेताओं की संभावित मुलाकात पर सभी की नजरें टिकी थी, खासकर तब जब ट्रंप ने असर्टिवली बार बार ये दावा किया कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच जारी तनाव को अपनी ट्रेड डील की धमकी से शांत कराया। भारत सरकार ने कई बार ट्रंप के इस दावे को नकारा, लेकिन दिलचस्प बात ये रही कि प्रधानमंत्री मोदी ने कभी इस दावे को स्पष्ट रूप से खारिज नहीं किया। ऐसे में कनाडा में चल रहे G7 सम्मेलन में दोनों नेताओं की मुलाकात को लेकर चर्चा तेज थी कि क्या ट्रंप इस विषय को फिर से उठाएंगे और यदि ऐसा होता है तो मोदी की प्रतिक्रिया क्या होगी। लेकिन इससे पहले ही स्थिति बदल गई। डोनाल्ड ट्रंप ने समिट के बीच में ही कनाडा छोड़ दिया और इस वजह से पीएम मोदी और ट्रंप की प्रस्तावित मुलाकात टल गई। मोदी के कनाडा पहुंचने के कुछ ही समय बाद ट्रंप देश लौट गए, जिससे ये बहुचर्चित बैठक नहीं हो सकी। अब नजरें टिकी है पीएम मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की बैठक पर। भारत और कनाडा के बीच आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराधों के खिलाफ खुफिया जानकारी के आदान प्रदान को लेकर एक अहम समझौता होने जा रहा है। यह समझौता पीएम मोदी और कार्नी की बैठक के बाद सार्वजनिक किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार कनाडा ने पहले इस प्रस्ताव को भारत के समक्ष रखा और भारत की सहमति के बाद ही प्रधानमंत्री मोदी को समिट में आमंत्रित किया गया। ये पहल दोनों देशों के रिश्तों में आई दरार को सुधारने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। इस कूटनीतिक गर्माहट की जड़ें उस विवाद तक जाती हैं जो 2023 में हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद पैदा हुआ था। कनाडा सरकार ने उस वक्त आरोप लगाया था कि भारतीय एजेंसियों का इसमें हाथ था। जस्टिन ट्रूडो की अगुवाई वाली सरकार ने खुलकर भारत पर सवाल उठाए, जिससे दोनों देशों के रिश्तों में भारी तनाव आ गया था। अब ये माना जा रहा है कि निज्जर विवाद के बाद संबंधों को पटरी पर लाने की कोशिशें शुरू हो गई हैं और ये नई खुफिया साझेदारी उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इजराइल और ईरान के बीच जंग तेज, ट्रंप की चुप्पी ने चिंता बढ़ाई। ईरान ने इजराइल की राजधानी तेल अवीव में मोसाद हेडक्वार्टर और मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसी अमान के दफ्तरों पर हमला किया है। ये हमले हर्जीलिया टाउन में किए गए, जिसकी पुष्टि ईरानी सैन्य संगठन IRGC इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प ने की है। सोशल मीडिया पर इन हमलों के वीडियो भी वायरल हो रहे हैं, जिनमें भारी नुकसान साफ देखा जा सकता है। दूसरी ओर इजराइल के जवाबी हवाई हमले में ईरान के प्रमुख सैन्य अधिकारी मेजर जनरल अली शादमानी मारे गए हैं। शादमानी हाल ही में खत्म अल अरबिया हेडक्वार्टर की कमान संभाली थी। इधर ईरान ने फिर से सैकड़ों मिसाइलें इजराइल की ओर दागी, जिनमें से कई ने अपने टारगेट को निशाना बनाया। इस पूरे तनाव के बीच ट्रंप का बयान आया है, जिसने स्थिति को और पेचीदा बना दिया। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वे फिलहाल ईरान से बात करने के मूड में नहीं हैं। हालांकि उन्होंने पहले संकेत दिया था कि वो उपराष्ट्रपति JD वेंस और मिडिल ईस्ट दूत स्टीव विटकॉफ को शांति वार्ता के लिए भेज सकते हैं। ट्रंप ने ये भी स्पष्ट किया कि उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि वो इजराइल और ईरान के बीच सीज फायर लाने जा रहे हैं। उनका फोकस है ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म करवाना। उन्होंने तेहरान के नागरिकों को चेतावनी दी है कि वे जल्द से जल्द शहर खाली कर दें। जहां एक तरफ मोदी ट्रंप मुलाकात के टलने से कई राज अधूरे रह गए, वहीं दूसरी तरफ पश्चिम एशिया का बढ़ता तनाव दुनिया के सामने एक नई चुनौती बनकर उभर रहा है। चीन का आरोप, ट्रंप जंग रोकने में गंभीर नहीं, इजराइल छोड़ने की सलाह दी नागरिकों को।
पश्चिम एशिया में बढ़ते युद्ध को लेकर अब चीन ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर निशाना साधा है। चीन का कहना है कि ट्रंप इस संघर्ष को समाप्त करने को लेकर गंभीर नहीं है। इसी के साथ चीन ने अपने सभी नागरिकों को इजराइल छोड़ने की सलाह जारी की है, क्योंकि वहां अब कोई जगह पूरी तरह सुरक्षित नहीं मानी जा रही है। एयर इंडिया की बढ़ती मुश्किलें, लगातार उड़ानों में तकनीकी खामियां और आपात स्थितियां। दूसरी तरफ भारत की प्रमुख एयरलाइन एयर इंडिया एक बार फिर विवादों में घिर गई है। बीते कुछ दिनों में एयर इंडिया के उड़ानों में तकनीकी खामी और इमरजेंसी लैंडिंग जैसी कई घटनाएं सामने आई हैं, जिसने यात्रियों की चिंता और असुरक्षा की भावना को बढ़ा दिया है। 12 जून को अहमदाबाद में एयर इंडिया का एक बड़ा विमान हादसा हुआ, जिसने यात्रियों को दहला दिया। इसके कुछ ही दिन बाद 17 जून को अहमदाबाद से लंदन जाने वाली फ्लाइट को भी तकनीकी खराबी की वजह से रद्द करना पड़ा। उसी दिन सैन फ्रांसिस्को से मुंबई जा रही फ्लाइट को इंजन फेल होने के कारण कोलकाता में रोकना पड़ा। बम की धमकियां और इमरजेंसी लैंडिंग ने यात्रियों को डरा दिया। 17 जून को ही इंडिगो की कोची से दिल्ली जा रही फ्लाइट को बम की धमकी के बाद नागपुर एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंड कराना पड़ा। 16 जून को लुफ्थांसा की हैदराबाद फ्रैंकफर्ट फ्लाइट को भी बम की धमकी के चलते 4000 किलोमीटर घूमकर वापस लौटना पड़ा। इसके अलावा लखनऊ में सऊदी एयरलाइंस के विमान की लैंडिंग के दौरान टायरों से चिंगारी निकलने पर हड़कंप मच गया। वहीं एयर इंडिया की हांगकांग से दिल्ली आने वाली फ्लाइट तकनीकी दिक्कत के चलते आधे रास्ते से ही लौट आई। यात्रियों में डर और सोशल मीडिया पर चिंता। सोशल मीडिया पर लोग लगातार सवाल उठा रहे हैं, क्या एयरलाइंस अब बहुत ज्यादा सतर्क हो गई हैं? लोग कह रहे हैं कि अब फ्लाइट कंपनियां जरा सी भी खराबी के संकेत पर उड़ानें रद्द कर रही हैं, जिससे कई यात्राएं प्रभावित हो रही हैं। चुनाव आयोग की नई पहल, हर बूथ पर वेबकास्टिंग, अब होगी निगरानी। 100% चुनाव प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग पर उठते सवालों के बीच अब आयोग ने पारदर्शिता बढ़ाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। खास तौर पर बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आयोग ने निर्णय लिया है कि अब हर पोलिंग बूथ पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था होगी। पहले यह सुविधा केवल 50% बूथों तक सीमित थी, लेकिन अब हर बूथ की गतिविधियों की लाइव निगरानी होगी। जिन क्षेत्रों में इंटरनेट मौजूद नहीं होगा, वहां वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी के जरिए रिकॉर्डिंग की जाएगी। इसके लिए राज्य, जिला और विधानसभा स्तर पर कंट्रोल रूम बनाए जाएंगे, जहां नोडल अधिकारी पूरी प्रक्रिया पर नजर रखेंगे। हालांकि ये लाइव डेटा सिर्फ चुनाव आयोग और उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध रहेगा। आम जनता को देखने के लिए कोर्ट की अनुमति लेनी होगी। विपक्ष ने बताया अपनी जीत, क्या सचमुच बढ़ेगी पारदर्शिता? वोटिंग में पारदर्शिता को लेकर विपक्ष लंबे समय से आवाज उठा रहा था। अब जब 100% बूथों पर निगरानी की बात सामने आई है, तो विपक्ष इसे अपनी एक बड़ी उपलब्धि मान रहा है। पहले जब केवल आधे बूथों पर वेबकास्टिंग होती थी, तब फर्जी वोटिंग या गड़बड़ी के आरोप लगते थे, लेकिन सबूतों की कमी के चलते मामला दब जाता था। अब आयोग की ये पहल बिहार चुनाव के दौरान अपनी पहली परीक्षा देगी। यदि इस सिस्टम ने अच्छी तरह काम किया, तो आने वाले सभी चुनावों में इसे अपनाया जा सकता है। लेकिन अगर कोई खामी सामने आई, तो आयोग को एक बार फिर विपक्षी आलोचना का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और क्लीन न्यूज इंडिया हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसे ही देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।